हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्स वेबर को देखने वाले हैं और मैक्स वेबर से संबंधित जो भी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और इमाइल दुर्खीम को ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है, और उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जितने भी वीडियोस हैं आप उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करके देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैक्स वेबर जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं, सभी को पता होगा। और ये देखिए, जितने भी हमारा जो है ये थिंकर हम कवर कर रहे हैं, ये हमारे पीजीटी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। तो आप लोग पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और 2022 में ज़रूर आएगी, तो आप लोग जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और DSSB पीजीटी भी आने वाला है, तो उसके लिए भी तो फिर ऐसा ना हो कि मतलब लास्ट में एकदम कम टाइम बचे तब आप लोग शुरू करें। तो अभी से आप लोग जो है एक बार पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए। और आपको मेरे चैनल पे फ्री में सारे जो है जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं सभी मिलेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैक्स वेबर का जन्म हुआ था जर्मनी में, और कब हुआ था? 1864 में हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। अगला चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया है, जर्मन राजनीतिक, अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को जर्मनी के इरफुट नामक स्थान पर हुआ था। तो ये एक राजनीतिक थे और अर्थशास्त्री भी थे और समाजशास्त्री भी थे, और इनका जन्म 21 अप्रैल 1864 को हुआ था जर्मनी के इरफुट नामक स्थान पर। अगला पॉइंट देखिए, इन्हें समाजशास्त्र का प्रतिस्थापक जनक कहा जाता है। तो इन्हें प्रतिस्थापक जनक कहा जाता है। देखिए, आप जो है नोट्स को पूरा बहुत डिटेल में है, तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट जरूर करते जाइएगा, जिससे आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और लास्ट टाइम पे आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगला पॉइंट देखिए, किंग्सले डेविस ने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा है। तो समाजशास्त्र का जनक, आधुनिक समाजशास्त्र का जनक इसको किसने कहा है? तो किंग्सले डेविस ने कहा है। आगे देखते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं यानी इनके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, पहला है द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, 1906 में आई थी। फिर दूसरा है द रिलीजन ऑफ इंडिया, 1916-17। उसके बाद है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1921। फिर है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, 1922। उसके बाद है द सिटी, 1924। फिर अगली बुक है द रिलीजन ऑफ चाइना, 1951 में। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, 1947। नेक्स्ट है द हिंदू सोशल सिस्टम, 1950। फिर है द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, 1946। अगला पॉइंट है वेबर का समाजशास्त्री योगदान। तो इन्होंने समाजशास्त्र में अपना क्या योगदान दिया है उसको देखते हैं। उसके बाद इनके जितने भी कॉन्सेप्ट थ्योरी हैं उसको एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला जो है इनका सामाजिक क्रिया की अवधारणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सामाजिक क्रिया की, सोशल एक्शन की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा है आदर्श प्रारूप की अवधारणा, आइडियल टाइप। तीसरा है सामाजिक वर्ग और परिस्थिति। और आगे देखिए, चौथा है नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। फिर पांचवा है धर्म का समाजशास्त्र। तो ये इनके 5 इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट हैं और थ्योरीज हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु माना। इनके अनुसार सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो सामाजिक क्रिया को वेबर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और इनका कहना था कि सामाजिक क्रिया का अध्ययन ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, इनका कहना था। और इन्होंने सामाजिक क्रिया को केंद्रीय अध्ययन वस्तु भी माना है समाजशास्त्र का। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक क्रिया के विषय में सर्वप्रथम अल्फ्रेड मार्शल ने विचार व्यक्त किया। इन्होंने गतिविधि की अवधारणाएं दी, यानी सामाजिक क्रिया के विषय में सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल ने बात की थी। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे देखिए,
अगला पॉइंट है, इसके बाद पेरेटो ने विशिष्ट चालकों अथवा भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया। उसके बाद पेरेटो ने भी क्रिया की बात की है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मैक्स वेबर के अलावा किस किस ने क्रिया के संदर्भ में बात की थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान में वेबर ने अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो वेबर ने जो क्रिया की व्याख्या की है वो सामाजिक क्रिया के संदर्भ में किया है। अगला पॉइंट है, वर्स्टेहन वह पद्धति है जिसके माध्यम से किसी क्रिया के वास्तविक अर्थ का एवं भाव को समझा जा सके। तो ये इनका जो है वर्स्टेहन को इन्होंने बताया था कि वर्स्टेहन क्या है। तो इन्होंने बताया था कि वर्स्टेहन है मतलब जिसके माध्यम से क्रिया के वास्तविक अर्थ एवं भाव को समझा जा सके। इन्होंने बताया था कि सामाजिक क्रिया बराबर गतिविधि प्लस अर्थ। आगे देखिए, वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने सामाजिक क्रिया को समझने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने विधि बताई थी वो बताया था बौद्धिक विधि, रेशनल मेथड। इसमें इन्होंने बताया था कि ये दो प्रकार की होती हैं। पहला तर्काश्रित विधि यानी लॉजिकल मेथड, और दूसरा गणिताश्रित विधि यानी मैथमेटिकल मेथड। ये दो तरह की विधियां इन्होंने बताई थी। फिर दूसरा इन्होंने बताया था भावात्मक विधि, इमोशनल मेथड। तीसरा उसके बाद इसमें इन्होंने कौन कौन सा बताया था भावात्मक में। तो भावात्मक में इन्होंने पहला बताया था प्रत्यक्ष अवलोकन विधि यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, और दूसरा इन्होंने बताया था व्याख्यात्मक विधि यानी एक्सप्लेनेटरी मेथड जो होता है। तो ये दो तरह की इन्होंने विधियां बताई थी सामाजिक क्रिया को समझने के लिए। तो ये इनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत था। देखिए, इनका सामाजिक क्रिया की जो अवधारणा है, अगर इसको आपको और डिटेल में पढ़ना है तो जो मेरा जो है इसके पहले हमने वीडियोस डाला हुआ है, पुराने वीडियोस हैं, आप उसको जाकर के देखिए। उसमें एक वीडियो में एक जो है इनका कॉन्सेप्ट उसको हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा डीप में है। अभी इसमें मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब डीप में नहीं डिस्कस करेंगे, बस ऊपर ऊपर से जो है शॉर्ट में देखेंगे। तो आपको और ज़्यादा डीप में समझना है तो आप वो वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। उसको आपको अच्छा लिंक भी मैं दे दूंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा जो है इनका ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही तंत्र। तो देखते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, ब्यूरोक्रेसी शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से बना है जिसका तात्पर्य है मेज या डेस्क। इसीलिए फाइनर ने इसे मेज सरकार प्रशासन कहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी शब्द का यहाँ पे जो है अर्थ बताया हुआ है कि क्या होता है ब्यूरोक्रेसी का मतलब। और मेज सरकार किसने कहा है, तो फाइनर ने इसे मेज सरकार कहा है ब्यूरोक्रेसी को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ब्यूरोक्रेसी जो है इसको और क्या क्या कहते हैं, तो इसे कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र, अधिकारी तंत्र भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। तो देखिए, इन्होंने जो है जो नौकरशाही का अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसको इन्होंने आदर्श प्रारूप यानी आइडियल टाइप में प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं अगला, क्रोजर तथा रोजनबर्ग के अनुसार। तो ये परिभाषा दिया है, इसको हम छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ये भी क्लैडन के अनुसार परिभाषा है नौकरशाही की, अधिकारियों द्वारा शासन। उसके बाद विक्टर थॉमसन के अनुसार ये भी परिभाषा है, तो आप इसे देख लीजिएगा ऐसे ही। तो हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में हर चीज़ें नहीं ली हैं, शॉर्ट में ही लिया है। तो देखिए, वेबर के अनुसार जो नौकरशाही था, इनका मानना था कि जो नौकरशाही है वो आधुनिक समाजों की विशेषता होती है और यह जो है राजतंत्र और अर्थतंत्र में पाई जाती है, और नौकरशाही तर्कसंगत होती है, इनका मानना था। और इसमें इसके पदों में क्रम विन्यास पाया जाता है, यानी क्रम से होता है। नौकरशाही यानी जो सरकारी तंत्र, सरकारी लोग, सरकारी काम होता है, तो उसमें क्या होता है, एक जो है क्रम पाया जाता है, और सबकी जो है सबका जो क्रम होता है वो उसकी योग्यता के अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही पद पे पाए जाते हैं, सबका पद जो है ऊंच नीच होता है। मतलब कोई छोटे पद पे है, कोई उससे ऊपर के पद पे है, तो वो भी उनकी योग्यता के अनुसार होता है। तो ये इनका कहना था। इसीलिए वेबर का कहना था कि नौकरशाही में योग्यता तंत्र पाया जाता है। और वेबर जो थे ये जनतंत्र और नौकरशाही को मतलब विपरीत ध्रुव मानते हैं कि दोनों जो है परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये इनका नौकरशाही का सिद्धांत था। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक वर्ग की अवधारणा, सोशल क्लास। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला पॉइंट है, वेबर ने वर्ग की अवधारणा आर्थिक स्तर पर प्रस्तुत की जो कि आर्थिक एवं सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है।
तो इन्होंने जो वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है वो आर्थिक स्तर पर की है, जैसा कि वेबर ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया था। लेकिन कार्ल मार्क्स से हट करके इनका जो है आर्थिक स्तर पर इन्होंने प्रस्तुत किया था। और आगे देखिए, वेबर के अनुसार एक समूह को तब वर्ग कह सकते हैं जब उस समूह के लोगों को जीवन के कुछ विशिष्ट अवसर समान रूप से प्राप्त हो। तो यहाँ पे ये लाइफ चांसेस की बात करते हैं वेबर, कि एक समूह को तभी वर्ग कह सकते हैं, यानी जैसे कोई एक समूह है और उनका जो समूह है उस समूह के जितने भी लोग हैं उनमें सिमिलरिटी हो, यानी वो समान रूप से हर चीज उनका मिलता जुलता हो, समान अवसर उनके पास हो, तो उसको हम एक समूह में रख सकते हैं, एक वर्ग में रख सकते हैं। आगे देखिए, तो आगे इन्होंने वर्ग की कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं। पहला देखिए, एक जैसी आर्थिक सुविधाएं या अवसर, यानी एक वर्ग के लोग हैं, एक कैटेगरी के लोग हैं, तो उनका एक जैसी उनकी आर्थिक स्थिति होगी, उनके पास आर्थिक सुविधाएं होंगी। दूसरा, आर्थिक हितों पर आधारित, यानी वस्तुओं पर अधिकार या आय के संबंध में कुछ निश्चित अवसर। फिर तीसरा है, अवसर या सुविधाएं वस्तुओं तथा श्रमिकों के बाजार भाव के अनुसार बदलती रहती हैं। तो यानी ये जो किसी वर्ग की जो सुविधाएं या जो अवसर होते हैं तो वो बाजार यानी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती हैं, ऐसा वेबर का मानना था। आगे देखिए, आगे इन्होंने वर्ग की श्रेणियां बताई हैं। तो पहला इन्होंने बताया है कि संपत्ति वर्ग होता है, प्रॉपर्टी क्लास, जो कि संपत्ति का स्वामी होता है। दूसरा इन्होंने बताया है उपलब्धि वर्ग, जो कि उत्पादन पर अधिकार रहता है जिनका। और तीसरा इन्होंने बताया है मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास, यानी जो सामान्य नौकरी पेशा वर्ग होता है। तो 3 तरह के वर्ग इन्होंने बताए थे। कौन कौन से? संपत्ति वर्ग, उपलब्धि वर्ग और मध्यम वर्ग। तो ये इनका वर्ग से संबंधित जो है सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट था। आगे देखिए, परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप की बात करते हैं ये, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखिए, वेबर ने वर्ग के विपरीत परिस्थिति समूह का उल्लेख किया जिनके पास न कोई अपनी संपत्ति है और न ही जिन्हें अपने लिए किसी प्रकार की वस्तु या सेवाओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वेबर ने वर्ग के विपरीत जो है परिस्थिति समूह को बताया है, मतलब इनके पास न ही अपनी कोई संपत्ति होती है और न ही इनके पास किसी भी प्रकार का उपभोग करने का अवसर होता है। तो ऐसे लोगों को इन्होंने परिस्थिति समूह बताया है। तो वेबर के अनुसार जो है सामाजिक परिस्थिति जो होती है, शक्ति के आधार पर वर्ग की संरचना होती है, इसीलिए वेबर ने एक नया शब्द दिया था, सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस इन्होंने कहा था, क्योंकि इनका मानना था कि सामाजिक परिस्थिति और शक्ति के आधार पर भी वर्ग की संरचना होती है। और वेबर के अनुसार जो है ये इन्होंने कहा था कि जो प्रतिष्ठा होती है इसका असमान वितरण होता है। और इसके अलावा इन्होंने जाति को एक परिस्थिति समूह माना था। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट पे आपको डिटेल में वीडियो जो है वो मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार जरूर चेक करिएगा। अगला जो है सत्ता की अवधारणा, तो इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी है। तो देखिए, सबसे पहले वेबर के अनुसार समाज में सत्ता जो है विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित है, लेकिन आर्थिक आधार एकमात्र सत्ता का आधार नहीं है। यानी इनका मानना है कि समाज में सत्ता का जो होता है विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होता है, लेकिन आर्थिक आधार ही एकमात्र जो है सत्ता का आधार नहीं होता है, और भी होते हैं इसके आधार। दूसरा, सत्ता उन्हीं के पास केंद्रित होती है जिनके पास संपत्ति तथा उत्पादन के साधन केंद्रित होते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है मल्टी कॉजलिटी और कंपैरेटिव हिस्टोरिकल। तो इन्होंने जो स्टडी किया था तो इनका जो परिप्रेक्ष्य था वो कंपैरेटिव था, यानी तुलनात्मक था, ऐतिहासिक था, और मल्टी कॉजलिटी यानी कार्य कारण के आधार पर इन्होंने व्याख्या की थी। आगे है प्रोटेस्टेंट इथिक्स। तो आगे देखिए, ये जो है प्रोटेस्टेंट इथिक्स, तो प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसमें जो इथिक्स थे उनके कुछ नैतिक बातें थी। तो वो है जैसे मनी इन इटसेल्फ, टाइम इज मनी, ग्लोरी ऑफ गॉड, नोशन ऑफ कॉलिंग, प्रीडेस्टिनेशन, मैन ऑफ वोकेशन, कैल्विनिज्म और इलेक्टिव एफिनिटी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये प्रोटेस्टेंट इथिक्स थे, यानी प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसमें जो है ये सारी बातें थी जिसको लोग फॉलो करते थे। आगे देखते हैं। तो अगला है आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप।
तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला है, वेबर के पद्धति शास्त्र का एक प्रमुख अंग आदर्श प्रारूप है। अपने सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। तो इन्होंने आइडियल टाइप का प्रयोग कहाँ किया? तो सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए आदर्श प्रारूप का इन्होंने प्रयोग किया था। फिर अगला पॉइंट है, आदर्श प्रारूप शोधकर्ता के अध्ययन का एक अंग है जिसका प्रयोग वह घटनाओं को समानताओं असमानताओं को ज्ञात करके अर्थात तुलना करने के लिए करता है। तो आदर्श प्रारूप क्या है? ये कोई नैतिक मतलब कोई नैतिकता से संबंधित चीजें नहीं है, बल्कि आदर्श प्रारूप जो होता है यानी जो रिसर्चर होता है तो वो कहीं पे स्टडी कर रहा है तो उसका एक अंग होता है, मतलब उसका जो प्रयोग है वह घटनाओं की समानताओं असमानताओं को मतलब ज्ञात कर सके यानी तुलना करने के लिए करता है आदर्श प्रारूप का प्रयोग। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, आदर्श प्रारूप का अर्थ नैतिक रूप से आदर्श बातों से नहीं है परंतु वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से पैमाने या मानक के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों के चयन से है। यानी इसमें लिखा है कि आदर्श प्रारूप का मतलब जो है आदर्श बातों से नहीं होता है बल्कि एक पैमाना या मानक होता है जिससे कि जो शोधकर्ता होता है वो प्रयोग करता है इसका, ताकि जो तथ्य होते हैं उनका जो है एक एक वास्तविक चीजें जो है वो निकल कर आए। अगला पॉइंट है, वास्तविक जीवन में किन तथ्यों को आदर्श प्रारूप के रूप में चुना जाएगा यह स्वयं अध्ययनकर्ता पर निर्भर करता है। फिर आगे देखिए, वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से 1904 में सर्वप्रथम आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया था। फिर अगला पॉइंट है, आदर्श प्रारूप का निर्माण वास्तविकता के आधार पर किया जाता है, फिर भी यह वास्तविकता के बराबर नहीं होता है। प्रत्येक अध्ययनकर्ता भिन्न भिन्न आदर्श प्रारूप बना सकता है। यानी कोई भी रिसर्चर है तो सबका अलग अलग जो है आदर्श प्रारूप होता है, वो मतलब किस तरह का वो स्टडी कर रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर अगला पॉइंट है, आइडियल टाइप की अवधारणा को वेबर ने डिल्थे, सीमेल, रिकर्ट आदि से ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है, वेबर के अनुसार आइडियल टाइप न तो औसत प्रारूप है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों को विचारपूर्वक चुनाव तथा सम्मेलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। फिर आगे है, आइडियल टाइप सब कुछ का विश्लेषण नहीं है, यह अति महत्वपूर्ण पदों का निरूपण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना अनिवार्य नहीं है। तो आदर्श प्रारूप कुल मिलाकर के एक स्टैंडर्ड है, यानी कोई भी रिसर्चर वो अपना शोध कर रहा है तो वो इसका प्रयोग करता है ताकि उस वो जिस चीज़ का अध्ययन कर रहा है वो चीज़ें जो है वो वास्तविक हो। फिर आगे देखिए, यह एक विवेकी ब्लूप्रिंट है, यह मूल्य निरपेक्ष या मूल्य रहित होता है, यह यथार्थ नहीं परिकल्पनात्मक होता है। तो एक चीज और, जो आदर्श प्रारूप होता है आइडियल टाइप, वो हाइपोथेटिकल होता है यानी परिकल्पनात्मक होता है और यह एक तरह का विवेकी ब्लूप्रिंट है। फिर है, यह न सत्य होता है न झूठ, इसका संबंध विज्ञान की अवधारणाओं से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं, आगे है, आदर्श प्रारूप घटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन है। तो यह एकमात्र साधन है, यानी कोई भी घटना है तो उसका स्पष्ट और वास्तविक अभिव्यक्ति का साधन है। फिर देखिए, इसमें प्रकार बताए हैं इन्होंने, ऐतिहासिक विशिष्टताओं पर बने आदर्श प्रारूप, दूसरा सामाजिक यथार्थ से जुड़े आइडियल टाइप, फिर तीसरा विवेकपूर्ण व्यवहार से जुड़े आदर्श प्रारूप। तो 3 तरह के इन्होंने आदर्श प्रारूप बताए हैं, ऐतिहासिक, सामाजिक और विवेकपूर्ण। तो ये इनका आदर्श आइडियल टाइप से संबंधित चीजें थी। आगे देखते हैं, तो देखिए आगे इनका धर्म का समाजशास्त्र है। तो सबसे पहले धर्म के प्रमुख आधार इन्होंने बताए हैं। पहला, धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं, दूसरा परस्पर संबंधित एवं अंतःनिर्भर, तीसरा एक तरफा विवेचन से सदैव बचना चाहिए, चौथा है धार्मिक कारक को परिवर्तनीय माना है इन्होंने, और पांचवा है धर्म के आर्थिक आचारों को अपने अध्ययन का इन्होंने आधार मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये धर्म के आर्थिक आचारों को अपने अध्ययन का आधार मानते हैं और इसी आधार पर इन्होंने बताया था कि जो पूंजीवादी समाज होता है उसमें ज़्यादा पूंजीवादी क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो धर्म होता है तो उसमें जो नैतिक बातें हैं वो उन लोग को फॉलो करते हैं और पूंजीवाद अपनाते हैं। आगे देखिए, प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की आत्मा। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, प्रोटेस्टेंट धर्म केवल एक ही कारण नहीं है बल्कि पूंजीवाद के उदय के कई कारणों में एक कारण अवश्य है। फिर है, इनका जो है कौन सा एस्पेक्ट था, तो ये माइक्रो एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी
था इनका जो अध्ययन करने का, मतलब इनका जो दृष्टिकोण था वो माइक्रो था, यानी सूक्ष्म था। इनको जो वृहद दृष्टिकोण नहीं था, इनका सूक्ष्म दृष्टिकोण था सोसाइटी को यानी समाज को अध्ययन करने का। फिर अगला है सोशल एक्शन थ्योरी। तो इनका सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत था वो इन्होंने अपने इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो इनकी बुक थी उसमें दिया था। फिर नेक्स्ट है क्लास। तो वर्ग जो था, वर्ग को इन्होंने बताया कि जो मार्केट सिचुएशन होती है और लाइफ चांसेस होती है ये वर्ग का निर्धारण करती हैं। फिर लास्ट है क्लास को, और इन्होंने क्या कहा, वेल्थ और इकोनॉमी। स्टेटस को इन्होंने ऑनर और स्टीम बताया है, और पावर को इन्होंने पार्टी, यानी जो वर्ग होता है वो किससे मतलब इसका निर्धारण होता है, तो आर्थिक स्थिति से इसका निर्धारण होता है। परिस्थिति जो होती है, तो जो ऑनर होता है यानी समाज में जो आपका एक तरह का सम्मान है उससे निर्धारित होता है, और जो पावर होता है यानी शक्ति होती है वो राजनीतिक पार्टी जो होती है उससे आपका निर्धारण होता है। तो ये मैक्स वेबर से संबंधित इनके सारे कॉन्सेप्ट थे और इनकी बुक्स वगैरह थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैक्स वेबर को आपको अगर और अच्छे से देखना है तो आप पुराने वीडियो जा करके ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।